एक बात हम हजारों सालों से जानते हैं कि अगर मीट को फ्रीजर में रखा जाए तो वो ज्यादा लंबे समय तक चलता है। डिके प्रोसेस, जो असल में डेथ प्रोसेस ही है, कम तापमान वाले माहौल में बहुत ही धीमी पड़ जाती है, क्योंकि तापमान के गिरने पर सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। वो ज्यादा तापमान जितना मेटाबोलाइज नहीं करते और धीरे धीरे ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं जैसे हाइबरनेट कर रहे हों। हमारा शरीर कई लाख करोड़ जिंदा सेल्स से बना है। रेगुलेटरी जीन्स इन सेल्स को बताते हैं कि इन्हें कैसे बिहेव करना है। ये समझिए कि वो इन सेल्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर सेल की जिंदगी के अंत में जीन्स ऐसे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स बनाते हैं जो इन सेल्स को तोड़ देते हैं, जिससे हर रोज हमारे करीब 50,000 करोड़ सेल्स मरते हैं। जब भी हमारे साथ कुछ बहुत ही गलत होता है, जैसे कि हमें हार्ट अटैक आ जाए, तो ऐसे में घायल हुए सेल्स अपने सेहतमंद पड़ोसियों के लिए खतरे की घंटी बजा देते हैं कि उन सब के मरने का वक्त आ गया है। इससे सेलुलर सुसाइड की एक लहर सी उठती है जो तेजी से हमारे शरीर में फैल जाती है। हमारी मौत कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है जो इस बात को नियंत्रित करती है कि हमारी मौत कैसे हो, और उस प्रोग्रामिंग में ही उसे बदलने का राज भी छिपा है, जिसकी मदद से हम किसी व्यक्ति को वापस जिंदा कर सकते हैं। ये जानने के लिए कि डेथ प्रोग्राम किस चीज से शुरू होता है, लैंस ने कुछ सेहतमंद सेल्स को लेकर उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी। उन्हें उम्मीद थी कि इससे ज्यादातर सेल्स मर जाएंगे और जब बचे हुए सेल्स को फिर से ऑक्सीजन मिलेगी तो वो फलने फूलने लगेंगे। लेकिन जो कुछ मैंने देखा वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट था जो हमने सोचा था। जिन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी वो वैसे ही पड़े थे। वो कुछ कर नहीं रहे थे लेकिन मरे भी नहीं थे। पर जब हमने उन्हें दोबारा ऑक्सीजन देनी शुरू की तो उनका मरना शुरू हो गया। ये एक बहुत ही अजीब बात थी कि ऑक्सीजन यानी वो मॉलिक्यूल जो हम सबको जिंदगी देता है, वही उन सेल्स के मरने की वजह बन रहा था। न जाने क्यों, पर सेल्स को दोबारा ऑक्सीजन देने से उन्हें मौत का सिग्नल मिलने लगता है, जिससे वो एक साथ आत्महत्या करना शुरू कर देते हैं। और शायद फ्रीजिंग इस प्रोसेस में एक बाधा है। लैंस की कोशिश जारी रही क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने मौत के उस सिग्नल का सोर्स ढूंढ लिया तो हो सकता है फ्रीजिंग के बिना ही उसे ट्रांसमिट होने से रोक दें। जैसे ही हमने खुद से पूछना शुरू किया कि इस अजीब से बिहेवियर की वजह क्या हो सकती है, हमें सेल्यूलर पाथवेज दिखाई देने लगे। ये सभी रास्ते हमें हमारे ही भीतर के एक ऑर्गन तक ले गए जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर के हर सेल के काफी भीतर रहते हैं। वो हमारे द्वारा खाए गए खाने और हमारी ऑक्सीजन को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कई तरह से ये कुछ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसा है। जिस तरह एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ रॉड्स होती हैं जिनको साथ लाकर गर्मी पैदा की जाती है, लेकिन उस प्रोसेस को नियंत्रण में न रख पाने पर चेरनोबिल जैसे हादसे होते हैं। उसी तरह अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया नियंत्रण से बाहर होकर न्यूक्लियर हो जाए तो एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू करता है जो डेथ सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, और वो डेथ सिग्नल पूरे शरीर में फैलकर व्यक्ति को मार भी सकता है। लैंस और उनकी टीम का ख्याल है कि हम इस चेन रिएक्शन को रोक भी सकते हैं, पर इसके लिए हमें अपने माइटोकॉन्ड्रिया को सल्फाइड, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहर देने होंगे। इन टॉक्सिन्स की फाइनली कैलिब्रेटेड डोज हो सकता है डेथ सिग्नल को खामोश कर दे। इससे फ्रीजिंग के मुकाबले वक्त भी कम लगेगा और सेलुलर मेल्टडाउन भी रिवर्स हो जाएगा। दरअसल हम चाहेंगे तो ये कि जब हम किसी मरीज को वापस ऑक्सीजन देना शुरू करें तो कुछ मॉलिक्यूल्स को अलग कर लें, क्योंकि हमारे ख्याल में हम माइटोकॉन्ड्रिया को फिर से स्टार्ट करके इस लायक बना सकते हैं कि वो मौत देने की जगह दोबारा एनर्जी पैदा करने लगे। ये इलाज अभी भी बहुत एक्सपेरिमेंटल है,
पर अगर डॉक्टर्स डेथ सिग्नल को खामोश कर लेते हैं तो जल्द ही मरने वालों और हाल ही में मर चुके लोगों को फिर से जिंदा करना आम हो जाएगा। मेडिकल साइंस ने पहले ही साबित कर दिया है कि मरे हुए लोग बहुत ही नियंत्रित हालात में फिर से जिंदा हो सकते हैं। पर क्या हम इससे भी आगे जा सकते हैं? क्या हो अगर हम मृतकों को फिर से पैदा कर सकें? जरा कल्पना कीजिए कि अगर हम आज भी आइंस्टाइन या मोजार्ट को दुनिया में वापस ला सकते तो कितना अच्छा होता। या अगर हम उन लोगों को वापस ला सकते जिन्हें हम बेहद चाहते थे, जो हमारे बेहद करीब थे। हो सकता है यह संभव हो। क्लोनिंग ने रिजरेक्शन के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है, पर क्या हमें उस पर चलना चाहिए?